बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात समझते हैं। भाईजान, पाकिस्तान भर में पीटीआई क्लेम कर रही है कि हमारी 70 से 80 सीटें गायब कर दी। फॉर्म 45 के थ्रू जो पूरे पाकिस्तान में धांधली की गई है, 47 में आके तकरीबन उसको सही करने की कोशिश की गई कि ये फॉर्म 47 जो है ना, ये ठीक है, 45 जो है ना वो जाली। आज जो नून लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम औरंगजेब ने और अता तार ने, कि ये जाली फार्म सोशल मीडिया पर फेंकते रहे, तो जो असली फार्म लेकर आज 100 बंदे ने इस्लामाबाद के मैरियट होटल में इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो शायद उन्होंने नहीं देखी। इतने इतने फार्म्स लेकर वो लोग आए कि ये हमारे फॉर्म 45 हैं, इसके मुताबिक हम जीते हैं। हमारे मुखालफीन हमारे हक में गवाहियाँ दे रहे हैं कि मैं हारा तो हूँ, लेकिन नून लीग से नहीं हारा, पीटीआई के कैंडिडेट से हारा हूँ। जगह जगह से वीडियोस आई जो पाकिस्तान में बहुत आला ज़र्फ सियासत का आगाज़ है। क्या देखते हैं, इलेक्शन कमीशन को कान धरेगा, सुप्रीम कोर्ट कान धरेगी कि ये जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको इंसाफ में बदला जाए, और पीटीआई की जो सीटें चोरी हुई हैं, अवाम ने जो वोट दिया है वो अपने असल हकदार तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। मेरे ख्याल में पीटीआई ने आज इस्लामाबाद के मैरियट होटल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुझे नहीं लगता कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन को कोई याद दहानी करवाना या उनको बताना था कि ये देखें आम इंतखाबात में धांधली हुई है। दर हकीकत मुझे यूँ लगता है कि पीटीआई ज़हनी तौर पर यह तस्लीम कर चुकी है कि उसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें जो स्टेज की आज मैरियट होटल में, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक तो लोकल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें उछाली जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर जाने से पहले भी आपको लोकल मीडिया में अपना जो स्पेस है वो बनानी पड़ेगी, अपना बयानिया कायम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है वो जाके खेल सकते हैं। तो अब इंटरनेशनल मीडिया को भी आज मदऊ किया गया था। बहुत बड़ी ये एक तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तमाम उन हारे हुए उम्मीदवारों को जिनसे ज़बरदस्ती सीटें छीनी गई उनको बुलाया गया था। सबके पास अपने अपने फॉर्म 45 थे और वो सारे वहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किए गए। ये चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं मुख्तलिफ जो आलमी मीडिया हाउसेज हैं उसके ऊपर भी मुसलसल ये चीज़ें रिपीट की जा रही हैं, मुसलसल इनको हाईलाइट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत और जो आइन की बालादस्ती है उसमें इस वक्त मौजूदा हालात में आम इंतखाबात से पहले भी और उसके बाद ख़ास तौर पर आलमी मीडिया का जो किरदार है, मेरे ख्याल में उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाना चाहिए। वो इंतहाई काबिल सताइश है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि पीटीआई का ये इकदाम इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर पीटीआई झूठी थी तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आप आके इस तरह का झूठ बोले और रिस्क ले, ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नून लीग कर लेना, पीपल्स पार्टी कर ले। 9 मई वाले इशू के बाद आज पहली दफा है कि पीटीआई ने सरेआम 100 बंदों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी जी, ये जी कितना बड़ा इवेंट है। मैं यही कह रहा हूं। के लिए उनने रिस्क लिया है, इस्लामाबाद में जमा हुए हैं, गिरफ्तार भी हो सकते थे, उठाए भी जा सकते हैं ना, जैसे वो घुमन साहब को समड़ियाल से उठा लिया। जी जी। और आज एक उम्मीदवार थे अहमर या क्या नाम था, जिनको वो सर पे शापर चढ़ा के, अहमर भट्टी, उनको देखें कि वो सर पे शापर चढ़ा के उस बेचारे को अदालत में पेश किया गया। भाई क्या कसूर है उसका? एमपी ना, वो जीत चुका है, सीट जीत चुका है और आप उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट की, सूबाई असम्बलियों की, पार्लियामान की बेतौकीरी की जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर सियासी जमातों की है। उसमें मौलाना साहब भी मेरे ख्याल में उसके अंदर पूरे उतरते हैं। और दूसरा आप ये देखें कि ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि दिलेराना फैसला था पीटीआई का कि आप नेशनल मीडिया को भी बुलाएं, इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाएं और फिर सबके सामने बैठ के आप ये सारे जो शवाहिद हैं उनके सामने रखें। मुझे बताया ना कि हर मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके नुमाइंदे पाकिस्तानी और इंटरनेशनल वो वहाँ मौजूद थे। बड़े सख्त किस्म के सवालात भी हुए होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें साफियों को प्लांटेड सवाल देकर भी भेजा गया होगा कि आप जानबूझ के जाके ये वाला सवाल उनसे पूछे जिसका मकसद पीटीआई को नीचा दिखाना या उनको जिच करना था। जी 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 जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरह के सवालात का आपने वहां पे सामना करना था। आपकी छोटी सी गलती आपके पूरे पीछे जो धांधली का बयानी आप बना के लेके आ रहे हैं वो सारी उसको खत्म कर सकती थी। तो ये एक तरह से रिस्क भी था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए,
पीटीआई से कोई मिसकैलकुलेशन ना हो जाए और उसकी वजह से ये सारा जो उनका एक नैरेटिव बन रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद देखिए, इस तरह के जो हालात का सामना सिर्फ वही लोग करते हैं जो समझते हैं कि वो हक सच पे है। पीटीआई का ये मौकिफ है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमने इस चीज को हमारा ये मैंडेट बनता था, हमसे छीना गया और सबसे हट के मैं उधर ही आ रहा हूँ। हर देखे कि हर हल्के में मैं इवन के मेरी ड्यूटी इस्लामाबाद के NA48 में थी। अब जब मैं उस दिन निकला बाहर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे घूमता फिरता रहा तो मैंने देखा कि NA48 में 38 उम्मीदवार मैदान में थे। 38 उम्मीदवार। अब 38 उम्मीदवारों का कम से कम एक एक पोलिंग स्टेशन पे एक एक नुमाइंदा वो पोलिंग एजेंट तो होगा, यानी 38 पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होंगे उसके ऊपर। और सिर्फ पीटीआई नहीं, इवन के जो मुखालिफ उम्मीदवार थे पीटीआई के, नून लीग से हट के, अब देखें कि यहाँ जो NA48 47 48 में मुस्तफा नवाज खोखर थे वो पीटीआई के हक में बयान दे रहा है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि मुतअद्दिद ऐसे उम्मीदवार लीग के अपने लोग पीपल्स पार्टी के लोग वीडियो बयान, जमात इस्लामी है, TLP के लोग सामने आ चुके। और मजे की बात ये, अब आज जैसे वो मरियम औरंगजेब, एक तो मैं वही कहता हूं कि ये नून लीग इतनी अहमक है, इतने नलायक है ये बयानिया साजी में, कि अब मोहतरमा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पीटीआई के बयानिया को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा साथ कौन है जी, वो हमारे अता तारड़ साहब। क्या इन लोगों की इतनी कैपेसिटी है कि ये जो बात करेंगे उसके ऊपर कोई यकीन करे? मैं कहता हूं कि नून लीग के अपने लोग इनके ऊपर यकीन नहीं करते होंगे कि ये जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं। तो जब आप इस जैसे लोगों को आप मीडिया का सामने लाएंगे और ये बैठ के ये कहे, जैसे आज मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि नून लीग के जो फॉर्म 45 थे वो कूड़ेदानों में पड़े हुए मिले हैं। अब इन अक्ल के अंधों से कोई ये पूछे कि फॉर्म 45 वो किसी मशीन के अंदर तैयार नहीं होते, वो किसी फैक्ट्री के अंदर तैयार नहीं होते। हर हल्के के हर पोलिंग स्टेशन का अपना अलग फॉर्म 45 बनता है, कौमी असम्बली का अलग बनता है, सूबाई असम्बली का अलग बनता है, कैंडिडेट हो उन सबके पास जी जी। और देखिएगा जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद के NA48 में 38 उम्मीदवार थे। अब 38 उम्मीदवारों के 38 फॉर्म 45 तैयार हुए। 38 और 300 अगर पोलिंग स्टेशन है तो उनके होंगे, और हर वो तो वही बात है जी जी, हर पोलिंग स्टेशन का अपना एक होगा। और मिसाल के तौर पे कौमी असेंबली का 38 बनेगी। अगर उसमें मिसाल के तौर पे टोटल NA48 में हम कह देते हैं जी कि 310 पोलिंग स्टेशन है, तो 310 फॉर्म 45 बनेंगे सिर्फ एक उम्मीदवार के लिए। और अगर हर जैसे कि हल्के में 38 उम्मीदवार है तो इसका मतलब ये है कि 310 ज़रब 38 को आप देंगे तो ये तो आपके जाके कहीं बनते हैं, और हर एक के 11 उसको कैसे छुपाएंगे? छुपा नहीं सकते। तो ये गवाही हारे, इधर से भी जमात इस्लामी का वो उम्मीदवार सामने है कि 30,000 की लीड से ये हार रहे थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद। आज एक नया काम किया इलेक्शन कमीशन, एक दफा उजरदारी आई वो डील होगी कि ठीक है आप हार गए, दूसरी दफा फिर उजरदारी दाखिल कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने मान भी ली है। जी जी। और ये सिस्टम क्यों लेट रहा है नवाज शरीफ के सामने जब वो वजीर आजम का कैंडिडेट भी नहीं है? नहीं, असल में मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर दोनों सीटों से हारे ना तो ये भी तो बेइज्जती है ना। हाँ तो बेइज्जती मैं आपको बता देता हूँ, वहां से वो हारे हैं, ये वाली सीट वो छोड़ रहे हैं, हलफ भी नहीं उठाएंगे और वापस चले जाएंगे। फिर सर देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपको कालना पड़ा सुहेल वड़ाई साहब का, मैंने तो ट्वीट किया था कि जिस चीज का मूड खराब है ना वो आज सुहेल वड़ाई साहब का कालना पड़े इंशाल्लाह। यार ये जो दरियाई घोड़े जैसे वो रूट गया है, वो रूट गया है, जैसे बच्चे को टॉफी नहीं मिली और वो एक दफा आप कह रहे हैं कि 40 साल सियासत करते हो गए, 3 दफा वजीर आजम, 2 दफा वजीर आला, इतना ज़र्फ तो पैदा करो यार, इतनी जुर्रत लेके आओ, इतनी जुर्रत अपने अंदर लेके आओ। वोट नहीं दिया क्योंकि लोगों के साथ उस बंदे ने झूठ बोल के 4.5 साल वो दवाई के बहाने आपकी वो जो लाइन थी ना सर, वो कि अपने बच्चों को शिकस्त खाना सिखाएं, वो एक तरह से ना पाकिस्तान में वो ट्रेडमार्क लाइन बन चुकी है। और लोग वाकई उस चीज को कह रहे हैं कि भाई असल में बात यह है कि जब आप एक अस्करी नर्सरी में आपकी पैदाइश हो, सियासी पैदाइश, और आप वहाँ से जो फरमाइश करें वो आपकी फरमाइश पूरी होती हो, आपकी फरमाइश के लिए बेनज़ीर की जाली नंगी तस्वीरें भी फेंकी जाएं और आप उसमें सारे मुलव्विस हो, इन्वॉल्व हो, और आप 2018 तक इवन के 2024 के आम इंतखाबात से पहले भी आप जो है वो अपने मुखालफिन के खिलाफ ये घटिया और गलीज मुहिम चलाने से बाज ना आए, तो कम अज़ कम आपके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए कि यार मैं अगर हारा हूँ तो मैं उसको खुले दिल से तस्लीम कर लूँ। अब वहाँ पे आप मानसेरा की बात करें, मानसेरा में भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने
पीटीआई के उम्मीदवार को साथ बिठा के, मुफ्ती कफायतुल्लाह जी मुफ्ती कफायतुल्लाह ने, सॉरी, जेयूआई के उम्मीदवार ने साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जीत गए हैं, हमारे पास भी फॉर्म 45। अब मुझे ये बताएं कि चले हम मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, मजीद वो कहते हैं ना, एक तो बेइज्जती कराना, जलील होना है, रुसवा होना है। और मैं आपको ये भी बताऊं करामत मुगल साहब के, मुझे जो लग रहा है कि नून लीग का पंजाब के अंदर वजूद खत्म हो जाएगा। इनको हम पहले भी कहते रहे हैं कि इनको कम अज कम 10 से 15, बल्कि अब मैं कहता हूं कि 20 साल कम अज कम इनको लगेंगे दोबारा पंजाब में सर उठाने में। ये जिस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी का जो हाल कर दिया, लोग इनसे, वो एक तो होता है ना कि वोट ना देना, साइड तब्दील कर जाना, क्योंकि वोटर का देखते हैं कि भाई जिस जमात का मंशूर अच्छा है, जो अच्छा काम कर रही है, उसके साथ चल पड़ते हैं। जहां पर ये लोग दिल से उतर चुके हैं, ऐसे लोगों ने उतार के ऐसे फेंक दिया कि नहीं, अब ये काबिल ही नहीं है। नून वर्सेस सारी पार्टियां बोल रही हैं कि हमारा मैंडेट चोरी है। जीजीए ने जो जलसा किया, जो धरना दिया है, वो अगर आप सुन लें तो इन लोगों को तो कान सुर हो जाए। सर मैं भाईजान, जिस बंदे का सियासत से तल्लक नहीं है, सिबगतुल्लाह राशिदी साहब खुद वो नहीं करते सियासत, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है, तो शाहना से तो इन्होंने गाड़ियां ली हुई हैं। जी। अगर इमरान खान चोर है तो फिर मैं भी चोर हूं। सर देखें, ये इमरान खान के हक में, इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने अपने मौक़िफ़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो आज भी अपने उस असूली मौक़िफ़ पे कायम है। और यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब डटे रहें और कहें कि हम हुकूमत तभी बनाएंगे जब हमारा मैंडेट हमें मिलेगा। दूसरा सिनेरियो इसमें यह बनता है कि नून लीग और पीपी या जो दो दीगर सियासी जमातें हैं, ये मिलकर अपनी एक मिक्स अचार हुकूमत बनाएं। लेकिन इस हुकूमत की भी मुद्दत मेरे ख्याल में शायद ये साल, जो मौजूदा साल जा रहा है, शायद ये साल भी पूरा ना निकाले। इनकी इतनी उम्र नहीं है। ये हुकूमत ना तो इसको आलमी सतह पर कोई मुल्क तस्लीम कर रहा है, ना इन इंतखाबात को कोई मुल्क तस्लीम कर रहा है, ना आलमी इदारा कोई ऐसा जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, या दीगर जो मुबस्सरीन इदारे हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो इस इलेक्शन को ये मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। तो इसलिए अगर ये हुकूमत बनती भी है तो इसकी कोई वक़्त, कोई अहमियत, कोई इसकी सलाहियत नहीं होगी कि ये कोई काम कर सके। इवन कि आप अभी तक देख लें, नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर ली है ना यार क्यों सुने ना, अभी तक सऊदी अरब ने सिर्फ स्पीच, जी ना, अभी तक जो है वो सऊदी अरब ने मुबारकबाद दी है, ना चीन ने दी है, ना यूएई ने दी है, ना किसी और दूसरे तीसरे मुल्क ने दी है। तो फिर आप बताएं कि आपके पल्ले क्या है, कौन आपके ऊपर करेगा यकीन? तो इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अगर वो डट जाए तो या तो उनका ये मैंडेट वापस होगा। शक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि एक बंदा जिसने 4 सीटों के लिए 126 दिन करना, जी बिल्कुल यही बात है, वो 80 सीटों के लिए खामोश रहेगा और किसी सूरत में खामोश रहेगी। अब ये मुमकिन नहीं है। या तो पीटीआई को ये मैंडेट वापस मिलेगा या फिर दोबारा पूरे मुल्क में इंतखाबात हो। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।